दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSE क्लासेस, प्रिपरेशन ऑफ सरकारी एग्जाम। क्लिक ऑन PSE क्लासेस, चूज योर फ्यूचर। तो अब तक के सेशन में हम लोगों ने, इसके पिछले वाले जो सेशन में हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, और मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका होगा फिजिक्स का। UPSSC में जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है उसने लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है फिजिक्स का। उसके बाद दूसरा जो पार्ट्स होगा वो केमिस्ट्री का, और तीसरा हमारा जो होगा वो हमारा होगा बायोलॉजी का। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द आपके सामने फिजिक्स की क्लास को ख़त्म करके फिर उसके बाद अन्य और क्लासेस को हिस्ट्री के साथ साथ लेके चला जाए। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरा जो सिलेबस अभी फ़िलहाल रहने वाला है हिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स, उसके बाद हिस्ट्री में जैसे एक दिन मेरा जो सेशन आया वो मेरा हिस्ट्री का आया, उसके बाद जो दूसरा सेशन आया मेरा वो चलेगा फिजिक्स का। इसी प्रकार अल्टरनेट में हमारी वीडियो आपके सामने, हमारा जो सेशन है आपके सामने आता रहेगा, और हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करते रहेंगे। और फिर इसी ऊर्जा के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन हमारा रहने वाला है फिजिक्स का। तो सबसे पहले तो हम आपको चलिए बताते हैं कि विज्ञान के बारे में। देखिए, विज्ञान में हमको पढ़ना क्या क्या है। विज्ञान मोस्टली क्या होता है कि विज्ञान में हमको द्रव्यों के बारे में पढ़ना होता है। अब द्रव्यों के बारे में आप भी जानते होंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि द्रव्य उसे कहते हैं जो स्थान को घेरता है और उसका कुछ भार होता है। तो विज्ञान में हम मोस्टली द्रव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्रव्य, अब द्रव्य में पढ़ने के अलग अलग भी तरीके होते हैं कि कौन से द्रव्य में किस में रखा जाएगा, और उसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। जैसे कि द्रव्य जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर द्रव्य की मैं बात करूं तो आपके 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला है सजीव द्रव्य, दूसरा है हमारा निर्जीव द्रव्य। सजीव और निर्जीव से आप वाकिफ होंगे। और सजीव का मतलब होता है जिसमें हम ऐसा द्रव्य जिसमें हमारा जीव हो। निर्जीव द्रव्य मतलब कि ऐसा द्रव्य जिसमें जीव की कोई कल्पना न हो। तो सजीव द्रव्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का अगर हम इसके पिता की बात करूं तो जीव विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको 2 पार्ट में पढ़ना होता है। जीव विज्ञान को हमारा 2 पार्ट में पढ़ना होता है। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, जंतु विज्ञान का मतलब कि जितने भी जंतु जगत में प्राणी है हमारे, जितने भी जगत में हमारे जंतु हैं उनको जंतु विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा हम अपनी बात करें वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के भी जो जनक हैं वो हैं हमारे अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु के रूप में, जंतु विज्ञान के जनक के रूप में हम अरस्तु को जानते हैं। इसी प्रकार हम वनस्पति विज्ञान के जनक को थियोफ्रेटस, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है हमारे थियोफ्रेटस। इसी प्रकार हम जब निर्जीव द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं तो निर्जीव द्रव्य में जैसे जो हम, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग व्यवहारिक विज्ञान। हमारे दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्जीव द्रव्य में। निर्जीव विज्ञान में भी रखते हैं, निर्जीव द्रव्य के विज्ञान में रखते हैं। और उसको हम लोग प्रतिदिन ये जो है हमारी क्रियाएं दिन प्रतिदिन आपके सामने होती रहती हैं, इसीलिए इसको व्यवहारिक विज्ञान के रूप में भी जानते हैं। ये हम जो यहाँ पे लिखेंगे व्यवहारिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हमारे 2 पार्ट्स हैं। जैसे कि पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान। देखिए, फिर से इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें।
विज्ञान, विज्ञान में हमको द्रव्य के बारे में पढ़ना होता है। द्रव्य के बारे में हमने आपको बता दिया कि द्रव्य किसे बोलते हैं। द्रव्य, द्रव्य वह उसे कहते हैं जिसका कुछ निश्चित आयतन होता है और भार होता है। आयतन का मतलब आप समझ सकते हैं कि वह स्थान को घेरती है। उसके बाद द्रव्य की मैं बात करूं तो द्रव्य के अंतर्गत आपको पढ़ना है सजीव द्रव्य के बारे में और फिर निर्जीव द्रव्य के बारे में। सजीव द्रव्य के अंतर्गत आपका आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो है हमारे अरस्तु जी। उसके बाद जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है, पहला है हमारा जंतु विज्ञान और दूसरा है हमारा वनस्पति विज्ञान। इसी प्रकार निर्जीव द्रव्य की अगर मैं बात करूं तो निर्जीव द्रव्य को व्यवहारिक विज्ञान भी कहते हैं। जब इस द्रव्य निर्जीव द्रव्य के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको व्यवहारिक विज्ञान भी कहते हैं। और व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत आपको दो पार्ट्स में पढ़ना होता है, एक भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं और दूसरा है हमारा रसायन विज्ञान। तो आइए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का सेशन रहने वाला है वो है हमारा भौतिक विज्ञान और हम आपको बताते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, ये हम आपको अभी मेंशन कराते चलते हैं। तो आइए आज का हम लोग सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस को आगे लेके चलते हैं। अगर हम बात करें तो जो फिजिक्स है मतलब जो भौतिक विज्ञान है, अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं ऐसे ही बोल के मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जिसको जाना जाता है वो न्यूटन को जाना जाता है और केमिस्ट्री के जनक के रूप में लेवासियों को जाना जाता है। ये हम यहाँ पे नहीं लिखवाएं, इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप अपने नोट्स में साथ साथ में लिख सकते हैं। अगर जानकारी के रूप में चाहिए तो हम आपको बता दिए कि फिजिक्स के जनक के रूप में न्यूटन को जाना जाता है और केमिस्ट्री के जनक के रूप में लेवासियों को जाना जाता है। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हम आपको आज बताएंगे कि आपको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कुल आपको 8 टॉपिक पढ़ने हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। जल्द ही आपका ये सेशन खत्म मतलब कि भौतिक विज्ञान आपका खत्म कर दिया जाएगा। कुल मिला के आपको केवल 8 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। और हम आपको एक बात और बता दें कि इन सबसे जो आपका विज्ञान जो पार्ट सामान्य विज्ञान जो पार्ट्स हैं उन सबसे क्वेश्चन आपका बहुत कम ही उठाया जाता है। अब मोस्टली अगर उठाया भी जाता है तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन उठाए जाते हैं और ज़्यादातर तो हमारा जीव विज्ञान से ही क्वेश्चन उठा लिया जाता है, जैसे विटामिन्स वगैरह के बारे में। तो ये सब जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में हमारा मेंशन है तो हम भौतिक विज्ञान को भी अच्छे से पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान को भी अच्छे से पढ़ेंगे और बायोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है वो भौतिक विज्ञान का है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर आगे बताते हैं आपको और पढ़ते रहते हैं। तो पहला जो है हमारा वो रहने वाला है मापन और मात्रक। पहला जो है वो हम पढ़ेंगे मापन और मात्रक के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे गति और बल के बारे में। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने ही भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गति और बल के बारे में। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो हमारा होगा मापन और मात्रक, गति और बल, कार्य शक्ति और ऊर्जा। चौथा जो हमारा होगा प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा जो हमारा होगा ताप एवं ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। जिसको हम लोग थर्मल एंड हीट भी कहते हैं। इसी के बगल में हम आपको लिख दे रहे हैं। छठा जो हम पढ़ेंगे तो छठा के बारे में पढ़ेंगे वो तरंग एवं ध्वनि। जो हमारा छठा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा तरंग एवं ध्वनि। सातवां जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा विद्युत। आठवां जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा चुंबकत्व। तो कुल मिला के ये 8 टॉपिक आपके सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। जो कि हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मापन और मात्रक, गति और बल, कार्य शक्ति और ऊर्जा। चौथा जो है हमारा प्रकाश। उसके बाद पांचवा है हमारा ताप एवं ऊष्मा। छठा है हमारा तरंग एवं ध्वनि। सातवां है हमारा विद्युत। आठवां है हमारा चुंबकत्व। अगर हम इसकी इंग्लिश की मैं बात करूं
मेजरमेंट एंड यूनिट। पहला मेजरमेंट एंड यूनिट, दूसरा मोशन एंड फोर्स। जो हमारा दूसरा रहने वाला है वो हमारा मोशन एंड फोर्स। तीसरे की मैं बात करूं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। चौथा हमारा है लाइट। पांचवा है हमारा थर्मल एंड हीट। छठा है हमारा वेव एंड साउंड। सातवां है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। आठवां है हमारा मैग्नेटिज्म। कुल 8 टॉपिक आपको फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो हमारा जो अब पहला टॉपिक रहने वाला है वो है मेजरमेंट एंड यूनिट। जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स के अंतर्गत वो है हमारा पहला टॉपिक मेजरमेंट एंड यूनिट्स। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर हम जो लिख रहे हैं अगर वो छोटा छोटा दिख रहा होगा तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, हमारा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा के इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये चीज़ें अपने से इम्प्रूव हो जाए, हम इसको जल्द से जल्द इम्प्रूव कर लें और बड़े बड़े लिखने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आ रही हो तो कृपया थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा के देखने की कोशिश करें और हमारे साथ आप बने रहिए। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है, पहला है हमारा वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। जो हमारा आज का है पहला टॉपिक भौतिक विज्ञान में पहला टॉपिक वो है हमारा फर्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट। मात्रक एवं मापन। तो जो हमारा है पहला टॉपिक वो है मात्रक एवं मापन। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना मापन से कि मापन किसे कहते हैं। मापन शब्द से ही पहली बात तो जब कोई चीज़ आए तो आप उस चीज़ का अपने से शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश किया करिए। उससे क्या होगा कि आपको थ्योरी लिखने में बहुत आसानी रहेगी। तो मापन होता है किसी चीज़ का मापन। देखिए किसी राशि को मापना ही मापन कहलाता है। अब मापन की आवश्यकता पड़ी है, जैसे हमारे पास अलग अलग दो राशियां हैं, उनके बारे में उनके बीच में अगर कोई तुलनात्मक अध्ययन करना हो, उनके बीच में कुछ तुलना करना हो तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, मापन की। तो हम इसी के साथ आज का जो हमारा पॉइंट है तो मापन के बारे में कुछ परिभाषा लिखेंगे, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। इसी प्रकार से हम अपने टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट एंड यूनिट में, तो हमारा है वो फर्स्ट है मापन। फर्स्ट है मापन, इसको बोलते हैं आप लोग मेजरमेंट। जो हमारा है फर्स्ट पॉइंट वो है मापन, इसके बारे में लिख लिया जाए। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि जब दो भौतिक राशियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना होता है उसी को हम लोग मापन कहते हैं। तो सेम इसी पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। दो भौतिक राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। मापन की परिभाषा जो कि आपसे बिल्कुल पूछी नहीं जाएगी, लेकिन क्या है कि जब हम टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी देते हुए चल रहे हैं कि मापन कहते क्या है, मापन है क्या चीज़। तो दो भौतिक राशियों के बीच
तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। तो आप अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मापन हो गया। तो जब तुलना करना होगा तो हमने बोला कि दो भौतिक राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। तो ये भौतिक राशि क्या होती है, तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। कि भौतिक राशि के बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। भौतिक राशि, अरे राशि यार वही जिसके बारे में हमको मेजर करना है, मापन करना है, जिस चीज के बारे में जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी सारी चीजें राशि के अंतर्गत आती हैं। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं। जिस राशि का मापन किया जाता है, जिस राशि का मापन किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी हम कि क्या आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो भौतिक राशि, जिस राशि का मापन किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसका हम मापन कर सकें, मेजरमेंट कर सकें, मेजर कर सकें, उसी को हम राशि कह देते हैं, उसी को हम भौतिक राशि बोल देते हैं। तो भौतिक राशि के बारे में हम थोड़ा सा चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, भौतिक राशि की एग्जाम्पल की बात करें, तो कुछ भी आप क्वांटिटी उठा लीजिए, कुछ भी आप उठा लीजिए जिसका हम मेजर कर सके, वही हमारी भौतिक राशि है। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, जैसे लंबाई हमारी क्या है, भौतिक राशि है। द्रव्यमान, जैसे लंबाई को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, द्रव्यमान को जैसे हम लोग मेजर करते हैं, मापन करते हैं किलोग्राम में। कोई भी चीज जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, वो सारी चीजें जिसका हम मेजर कर लेते हैं, कर सकते हैं, उसको हम लोग भौतिक राशि के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार आदि बहुत सी सारी चीजें हैं जिसका हम लोग मेजर करते हैं। तो आज लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा आदि, ये सारी भौतिक राशि हैं। तो आइए भौतिक राशि के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण, इस पॉइंट में हमको पढ़ना है कि भौतिक राशि का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमको पढ़ना है कि भौतिक राशि को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हम इसका वर्गीकरण भी पढ़ लेते हैं। इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, मापन और मात्रक के आधार पर। पहला है हमारा मापन और मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर। और दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे का अगर हम वर्गीकरण की मैं बात करूं तो दिशा एवं परिमाण
ध्यान दीजिएगा, ये परिणाम नहीं है, परिमाण है। दिशा एवं परिमाण की आधार पर, बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट, बेस्ड ऑन मेजरमेंट एंड यूनिट्स। तो उसके बाद अगर हम मापन और मात्रक के आधार पे भौतिक राशियों के वर्गीकरण की बात करें, तो मापन और मात्रक के आधार पे भौतिक राशि का जो वर्गीकरण किया गया है वो हमारा 3 पार्ट्स में किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। जिसको हम लोग पहला बोलते हैं मूल राशि, मूल राशि, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। ये हमारी 7 है, 7 है। फंडामेंटल जो हमारी क्वांटिटीज है वो हमारी 7 है। दूसरा है हमारा व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। तीसरा इसी प्रकार है पूरक राशि, पूरक राशि। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसी प्रकार दिशा एवं परिमाण के आधार पर भी भौतिक राशियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अदिश राशि, सदिश राशि एवं अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी ज्ञात होती है, वो हमारी सदिश राशि में अंतर्गत आती हैं। अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनका हमें केवल परिमाण पता होता है, उनके डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, वो सारी राशियां हमारी अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। तो इसी प्रकार हमारी वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। चलिए ठीक है, तो हमारी जो है देखिए भौतिक राशि का वर्गीकरण हमने देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि हमारी जो राशियां हैं वो किन किन प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं। तो पहला है हमारा मापन और मात्रक के आधार पे। मापन और मात्रक के आधार पे हमारी 3 प्रकार की हैं। पहला है हमारा मूल राशि, दूसरा है हमारा व्युत्पन्न राशि, तीसरा है हमारा पूरक राशि। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा था क्लासिफिकेशन दिशा एवं परिमाण के आधार पे, तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन एवं रिजल्टेंट के आधार पे हम लोग देख रहे हैं। तो पहला है हमारा सदिश राशि और दूसरा है हमारा अदिश राशि। इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते हुए हम देखेंगे मूल राशि के बारे में कि मूल राशि क्या है। अच्छा, आप लोग को वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट तो पता ही होगा। मूल राशि जैसे जिस प्रकार हमारा अल्फाबेट में जो हमारा वॉवेल होता है, वॉवेल उसको हम लोग मूल बोलते हैं। जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है वो हमारी वॉवेल की सहायता से बोली जाती है, तो उसको हम लोग एक तरफ से कह सकते हैं कि डिराइव्ड अल्फाबेट। तो जैसे कि ए अकेला ऐसा है जिसको बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वहीं बी बोलने के लिए आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके लास्ट में ई की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ऐसे अगर हम बात करें मूल राशि के बारे में, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं, उसी को हम लोग मूल राशियां कहते हैं। अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की मैं बात करूं, व्युत्पन्न राशियों की बात करूं, तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं उनको व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मूल राशि। पहला पॉइंट है हमारा मूल राशि। अब मूल राशि के साथ साथ में ये देखेंगे कि वो 7 कौन कौन सी राशियां हैं जो हमारी मूल राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी,
इसके बारे में हमको पढ़ाई करनी है, मूल राशियां। तो मूल राशियों के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं उसे मूल राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, अन्य के बाद आप लिख सकते हैं भौतिक, अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं उसे मूल राशियां कहती हैं। जैसे लंबाई हो गया, लंबाई और क्षेत्रफल में आप लोग थोड़ा सा अंतर समझिएगा। जैसे लंबाई को हम लोग डायरेक्ट जो मेजर करते हैं हम लोग वो मीटर में करते हैं, लेकिन जो लंबाई का मात्रक होता है, यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो वो लोग हम लोग का जो यूनिट्स होता है वो होता है मीटर। लेकिन अगर वहीं पे मैं एरिया या क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल का मात्रक निकालने के लिए आपको डिराइव करना पड़ेगा। जैसे क्षेत्रफल बराबर हमें पता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल के बारे में हमको पता है कि क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेकिन लंबाई का भी मात्रक हमको पता है मीटर होता है। इसी प्रकार जो चौड़ाई का यूनिट्स जो होता है वो हमारा मीटर होता है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो मीटर स्क्वायर आता है, तो जो हमारा क्षेत्रफल का जो हमारा यूनिट आया वो है हमारा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये फंडामेंटल नहीं है, इसको डिराइव किया गया है, इसको डिराइव्ड किया है। इसीलिए इसको जो है वो हम लोग डिराइव्ड कर रखते हैं, क्योंकि इसका जो मात्रक है वो किसी अन्य राशियों पर निर्भर कर रहा है, जैसे चौड़ाई एवं लंबाई। लेकिन वे राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती उसको मूल राशि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इनकी संख्या जो है, हम इनकी संख्याओं के बारे में लिख दे रहे हैं कि इनकी जो संख्या है वो कुल 7 है। तो वो कौन कौन सी मूल राशियां 7 हैं उसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। इनकी संख्या, इनकी जो संख्या है 7 होती है। वे भौतिक राशियां, ठीक, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो इनकी जो संख्या होती है मूल राशियों की वो 7 होती है, वो 7 होती है। तो वे 7 कौन कौन सी हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। भौतिक राशि, अब भौतिक राशि के साथ साथ में उन 7 भौतिक जो मूल राशियां उनके मात्रक के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, फिर उसके संकेत को भी बताते चलेंगे। तो आइए हम उन 7 भौतिक राशियों के बारे में देख लेते हैं। ऐसी मूल राशि के अंतर्गत आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि मूल राशियों की मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियों की जो मात्रक होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। तो आइए फिर मूल राशियां और मूल मात्रक के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम एक तरफ डालेंगे मूल राशि, दूसरी तरफ डालेंगे टेबल फॉर्म में, दूसरी तरफ डालेंगे उस मूल राशि का मात्रक कौन कौन सा है और साथ में उसका क्या इंडिकेशन है, उसको किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं या किस चीज़ से लिखते हैं, उसका संकेत क्या है। इन तीनों पॉइंट को हम लोग सारणी के रूप में आगे देखते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं मूल राशि, मूल राशि, दूसरा लिखते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक, और तीसरा लिखेंगे संकेत कि इन मूल राशियों का क्या संकेत है, इसको लिखते चलेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है, जो फर्स्ट नंबर पे रहने वाला है वो है लंबाई,
लंबाई हमारी मूल राशि है। दूसरा हमारा द्रव्यमान है। तीसरा हमारा समय है। समय हमारी एक मूल राशि है। चौथा है हमारा तापमान। चौथा जो है हमारा वो है तापमान, या ताप भी लिख सकते हैं, थर्मल लिख सकते हैं, ताप भी लिख सकते हैं। पांचवा है हमारा विद्युत धारा। आ जाएगा। छठा है हमारा, देखिए लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। और सातवां है हमारा पदार्थ की मात्रा। जो हमारा सातवां है वो है पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारी सातों मूल राशियां हैं। अब हम इन मूल राशियों का मूल मात्रा भी साथ में देखते चलेंगे। मूल मात्रा के साथ साथ इसका क्या संकेत है, इसको किस संकेत में लिखते हैं, उसको भी साथ में हम लोग लिखते चलेंगे। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो हमारा होता है मीटर। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम, इसका जो द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है, जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। तीसरा है समय। समय को हम लोग, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। चौथा ताप। ताप को हम लोग केल्विन में मापते हैं। ताप को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। विद्युत धारा तो हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मेजर किया जाता है, कैंडेला। अगर अपनी लास्ट मूल राशि की मैं बात करूं तो पदार्थ की जो मात्रा है उसको मोल में मेजर किया जाता है, उसको मोल में मेजर किया जाता है। अब इसके हम इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिकेशन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि किसमें क्या इंडिकेशन किया जाता है, मूल मात्रकों को किस चीज़ में इंडिकेट किया जाता है, कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो मीटर का इंडिकेशन एम होता है, किलोग्राम का इंडिकेशन केजी होता है, सेकेंड का इंडिकेशन एस लिखिए या SEC लिख दीजिए, केल्विन का के लिखिए या थीटा लिख सकते हैं आप लोग, के लिखिए या थीटा लिखिए। अगर एम्पियर की हम बात करें तो इसका जो हमारा इंडिकेशन होता है, इंडिकेशन होता है एम्पियर का, वो हमारा होता है ए होता है। अगर हम कैंडेला की मैं बात करूं तो इसको CD से लिखा जाता है, और मोल की मैं बात करूं तो इसको आप लोग सीधे मोल ही लिखते हैं, इसको आप लोग सीधे मोल ही लिखते हैं। तो ये रहा है आपका मूल राशि। ये सातों मूल राशियाँ आपके सामने हैं जो कि आपको पता भी होना चाहिए। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन निम्न में से कौन कौन सी राशियां मूल राशियां हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करके आपसे पूछ सकता है। तो इन सातों मूल राशियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ में इन राशियों का मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। इंडिकेशन चाहे आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये आपके सामने है। ये चीज़ आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये तो सबको आता होगा कि इसका इंडिकेशन क्या है, लेकिन ये सातों राशियाँ आपको पता होना चाहिए कि हमारी फिजिक्स में 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसको लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा जो है। तो हमारा ये चीज हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। इन भौतिक मूल राशियों का मात्रक है जो कि क्रम से ही आप देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद होगा। ये बहुत ही साधारण और बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो अब हम लोगों ने अभी तक मूल राशियाँ देख लिया। तो मूल राशियों के साथ साथ हमारा जो है दूसरा है व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो व्युत्पन्न जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा व्युत्पन्न राशि। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं डिराइव्ड, जिसे डिराइव किया गया हो वो राशि, जो डायरेक्ट नहीं है,
ऐसी राशियां जिनको डिराइव किया गया है और डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इनकी संख्या गिनती में की जाए तो कोई अभी तक बहुत ज़्यादा है, अनगिनत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, संख्या में बहुत अधिक है। ये डिराइव्ड हमारी जो राशियां हैं, तो व्युत्पन्न राशि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे पहला एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी दिया था एरिया को ही लेके, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग उसी के बारे में लिख देते हैं। एग्जाम्पल पहला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई पूरी चौड़ाई। आपको पता होगा कि लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। इसलिए इसका जो मात्रक हम लोग के सामने निकल के आता है वो आता है मीटर स्क्वायर। तो आप लोग को अंतर पता चल रहा होगा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर, कि मूल राशि में क्या था कि उसका हमको डायरेक्ट पता था कि इस राशि को हम लोग इसी में मेजर करते हैं, उसमें और किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही थी। और इसमें क्या हो रहा है कि क्षेत्रफल की राशि हमको डायरेक्ट नहीं पता है, सॉरी क्षेत्रफल का जो मात्रक है उनको डायरेक्ट नहीं पता है, हमको क्षेत्रफल का लंबाई पता है और चौड़ाई पता है, तो इसके माध्यम से हम इसका मात्रक निकाल रहे हैं। तो जो क्षेत्रफल का जो हमारा मात्रक आता है वो आता है हमारा मीटर स्क्वायर। अगर इसी प्रकार हम दूसरे को देख लेते हैं कि दूसरा होता है जो, मान लीजिए हम क्षेत्रफल के बाद आयतन का देख लेते हैं। आयतन, आयतन की भी मात्रा को डिराइव किया जाता है। और आयतन आपको भी पता होगा कि घन या घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में एवं ऊंचाई को भी मीटर में मेजर किया जाता है। जब इन तीनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा मीटर क्यूब। इसी प्रकार आयतन का जो यूनिट डिराइव करने पे आता है वो आता है मीटर क्यूब। तो आयतन का जो हमारा यूनिट है वो है हमारा मीटर क्यूब। अगर इसी प्रकार हम तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लें, वैसे एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हम कुछ ही एग्जाम्पल को आपके सामने लिखना चाह रहे हैं और हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो है हमारा वो है घनत्व। घनत्व D बराबर M बाई V। तो घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाई द्रव्यमान हमारा क्या है? एक मूल राशि है, फंडामेंटल राशि है, जिसके बारे में हमको डायरेक्ट पता है कि इसकी जो मात्रक होती है वो आता है हमारा किलोग्राम। लेकिन वहीं पे आपका आयतन का मात्रक निकालने के लिए आपको डिराइव करना पड़ा था, जो अभी अभी निकला था कि आयतन का जो हमारा मात्रक निकल के आया था वो आया था मीटर क्यूब। तो जो हमारा घनत्व का मात्रक निकल के आता है व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत, घनत्व का जो हमारा मात्रक निकल के आता है वो आता है हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आइए हम इसके साथ साथ व्युत्पन्न राशि के बाद देख लेते हैं पूरक राशि। पूरक राशि क्या होते हैं? तो पूरक राशि क्या है? वो हमारी संख्या में दो हैं, तो आइए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूरक राशि है क्या। पूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी
बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर दो और अन्य भौतिक राशियां भी हैं। दो अन्य भौतिक राशियां हैं जिन्हें पूरक राशि कहा जाता है। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर दो अन्य भौतिक राशियां हैं जिन्हें पूरक राशि कहा जाता है। तो हम अभी वो दोनों राशियों को देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंतर्गत कौन कौन से वो दो क्वांटिटीज हैं रखे गए हैं। उसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में क्या देख लेते हैं, टेबल के रूप में देख लेते हैं, और साथ में उन दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का यूनिट भी देख लेंगे और साथ में उसका इंडिकेशन भी देख लेंगे। तो हम इधर लिख दे रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पूरक राशि कि वो दो पूरक राशि कौन कौन सी हैं। पूरक राशि, साथ में पूरक राशि के जो मात्रक हैं, पूरक मात्रक, और साथ में इन मात्रकों को संकेत में कैसे लिखा जाता है तो वो भी देख लेते हैं। तो पूरक राशि की मैं बात करूं, पूरक राशि तो पूरक राशि जैसे कि जो ठोस कोण है, कि पूरक राशि में वो दो कौन कौन से हैं। तो जैसे ठोस कोण, या इसी को हम लोग बोल देते हैं घन में बना कोण। घन में जो कोण बनता है तो उसको हम लोग पूरक राशि के अंतर्गत रखते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। साथ में हम लोग देख लेते हैं पूरक राशि के अंतर्गत जो दूसरा होता है वो समतल पे बना कोण होता है। समतल कोण जिसे बोलते हैं, समतल पे बने कोण को पूरक राशि के अंतर्गत रखते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, वो होता है हमारा रेडियन। तो आइए हम इसके संकेत को भी पढ़ लेते हैं। जैसे स्टेरेडियन, और साथ में जो इसका रेडियन का जो संकेत होता है वो हमारा RAD करके लिखते हैं। तो ये हमारे दो पूरक राशि हो गए, साथ में इन दोनों राशियों के पूरक मात्रा हो गई और साथ में इनके संकेत हो गया। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपसे इसके मात्रक के कभी पूछ लिया जाता है कि ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ठोस कोण, जिसे सॉलिड एंगल भी बोलते हैं या घन कोण भी बोलते हैं, उसका जो यूनिट्स होता है वो हमारा स्टेरेडियन होता है। और साथ में जो प्लेन एंगल होता है, समतल कोण होता है, उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। और ये रहा आपके सामने संकेत। तो हम अभी तक राशियों के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे वो सिस्टम कौन कौन से हैं, कि मापन की जो मेजरमेंट के सिस्टम कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, SI सिस्टम। तो जो सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं उसको भी साथ में देखते हुए चलते हैं। जल्दी जल्दी देख लेंगे, जल्दबाजी करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर इस टॉपिक को जल्दी ख़त्म कर देंगे आपके सामने क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इस मेजरमेंट एंड यूनिट में। तो जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मापन की पद्धति। देखिए अलग अलग कंट्री,
अलग अलग सिस्टम को अपनाए हुए हैं, तो हमको 2-4 सिस्टम के बारे में पढ़ना है और देखना है कि कौन सा सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम हैं हमारे फिजिक्स में मेजरमेंट के। तो आइए देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जैसे लंबाई को नापने के दो अलग अलग तरीके, जैसे कि हम लोग मीटर में नाप रहे हैं, तो कोई उसी लंबाई को फुट में नाप रहा है, उनका मानक अलग है, हमारा मानक अलग है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर या क्या है, उनका 1 फुट में क्या है। तो उसी चीज़ को हम लोग उसी को हम लोग मापन की पद्धति के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से हमारे सिस्टम्स हैं मेजरमेंट के। तो चाहिए हम देखते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट के अंतर्गत। जैसे कि हमारा जो पहला है वो है हमारा MKS सिस्टम, या इसको हिंदी में लिखते हैं पथ। MKS पथ, MKS पथ, MKS सिस्टम। तो देखिए इस सिस्टम में क्या होता है कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो आइए लिख देते हैं इसको जल्दी से। इस पद्धति में, या इस सिस्टम में, सिस्टम को एक पद्धति कहा जाता है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में एवं, आप एक चीज नोट करेंगे, जो समय है वो हमारा सेकंड में ही चलेगा, एवं समय को सेकंड में मापते हैं। इसीलिए इसको MKS सिस्टम कहा जाता है कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में एवं समय को सेकंड में मापते हैं। इसीलिए इसको MKS सिस्टम कहा जाता है, जो कि हमारे इंडिया कंट्री में इसको अपनाया गया है MKS सिस्टम को। तो आइए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा CGS सिस्टम, CGS पद्धति। जैसे MKS में लंबाई को मीटर में, तो इस CGS पद्धति में क्या होता है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। यह हमारी जो होता है ये हमारी छोटी है, ये राशियाँ जो हमारी मापी जा रही हैं इनका जो मापन है वो छोटा है। जैसे MKS में मीटर में मापा जा रहा था लंबाई को, वहीं पे CGS सिस्टम में हमारा लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इसी पॉइंट को लिख देते हैं। इस पद्धति में चाहिए तो आप लोग ये चीज़ें न लिखें अगर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छे से देख रहे होंगे कि CGS का मतलब क्या होता है। आप लोग इसी बात से समझ जाया करिए, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको क्या है कि हमको तो लिखाना ही पड़ेगा। तो इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में लिखते हैं। इसीलिए इसको CGS सिस्टम या CGS पद्धति कहते हैं। देखिए आपका जो इस एग्जाम में, जो आप एग्जाम में जिस एग्जाम में आप लोग बैठने जा रहे हैं, उसमें आपका जो सिलेबस रखा गया है वो क्या है कि साइंस में वो केवल क्लास 10th तक का ही
साइंस को रखा गया है। तो ये मेरी कोशिश है कि आपका एक भी पॉइंट छुड़वाया ना जाए और आपसे छूटे ना, या हम आपको बिल्कुल एक भी पॉइंट छुड़वाए ना और आप एक एक पॉइंट को कवर करें। इसीलिए हम इसको समझाने के साथ साथ आपको ये पूरा लिखवाते चल रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या को न झेलना पड़े या किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने न आए। तो हम लोगों ने सीजीएस भी देख लिया कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है। तो सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में लिखते हैं। तो हमारा जो तीसरा है उसको भी देख लेते हैं कि तीसरा हमारा क्या है। तीसरा है हमारा FPS पद्धति, जो कि जैसे एक एग्जांपल है कि ब्रिटेन में हमारा FPS, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, जो कि जैसे ब्रिटेन में या इंग्लैंड कह लीजिए आप लोग, तो उस वहाँ पे जो हमारा सिस्टम अपनाया गया है मेजरमेंट का, वो है हमारा FPS सिस्टम। तो FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। कि लंबाई को हम लोग फुट में नापेंगे, ग्राम हम लोग द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में नापेंगे, मेजर करेंगे, और साथ में समय को हम लोग सेकेंड में ही मापेंगे। तो आइए लिख लेते हैं इस पद्धति में लंबाई को फुट में, इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में एवं समय को सेकंड में मापते हैं। इसीलिए इस पद्धति को FPS पद्धति कहा जाता है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे SI पद्धति या SI सिस्टम क्या है। देखिए क्या हुआ कि हर कंट्री के अपने अलग अलग सिस्टम थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा कई चीज़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक पद्धति को अपनाया जिसे SI सिस्टम कहा गया है। तो आइए हम SI सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ताकि चीज़ें हम उनके सब के लिए आसान हो जाए। अगर कभी उनके बीच में तुलना करना हो या किसी चीज़ का मेजर करना हो, एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में जाना हो, तो वो चीज़ें आसान बनाने के लिए SI सिस्टम को अपनाया गया। तो आइए SI सिस्टम के बारे में देखते हैं कि ये SI सिस्टम है क्या। तो हमारा जो SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम ये क्या था। तो आइए SI सिस्टम के बारे में देखते हैं। जैसे यह MKS का सुधरा हुआ रूप है, ये भी कह सकते हैं आप, सुधरा हुआ रूप है। जो कमियां उसमें रही होंगी उसको इसमें सुधारा गया होगा। यह MKS का सुधरा हुआ रूप है। उसके बाद इसमें फर्क इतना है कि MKS पद्धति में 7 मूल राशियां थी। MKS पद्धति में जो कि अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि MKS सिस्टम में आपकी जो थी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। लेकिन SI सिस्टम में क्या है कि 2 जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी उसको इसमें ऐड कर दिया गया। इंटरनेशनल सिस्टम में, SI सिस्टम में 2 जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी उनको हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज में ऐड कर दिया। उसी के साथ जो हमारी पूरी संख्या हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज की SI सिस्टम में वो 9 हो गई। और इसी पॉइंट को हम लोग लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। तो यह MKS का सुधरा हुआ रूप है। फर्क बस इतना है कि MKS पद्धति में मूल राशि की संख्या 7 है।
अतः जबकि एसआई पद्धति में मूल राशि की संख्या, जबकि एसआई पद्धति में मूल राशियों की जो संख्या है वो 9 है। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए अभी पीछे जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि एमकेएस में जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो 7 थी, और साथ में हमने आपको पूरक राशि के बारे में बताया था कि जो हमारा ठोस कोण और समतल कोण था वो हमारी पूरक राशि के अंतर्गत थी, और वो 2 राशियां पूरक राशियों के अंतर्गत थी। और उन्हीं राशियों को जो हमारा एसआई सिस्टम है वो क्या किए एसआई सिस्टम में कि जो हमारी 2 पूरक राशियां थी उसको वो लोग फंडामेंटल में जोड़ के उसको यहाँ पे रखें। तो एसआई सिस्टम में इसी प्रकार जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां हुई वो 9 हो गई, और जबकि एमकेएस सिस्टम में जो हमारी जैसे कि हमारी जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो वैसे की वैसे ही हैं। तो इसी प्रकार आपको अंतर दिख रहा होगा कि एमकेएस सिस्टम में जो हमारी मूल राशियां हैं वो हैं 7, और जबकि एसआई सिस्टम में जो हमारी मूल राशियों की संख्या है पूरक कोणों को मिला के वो हो गई हैं 9। तो हमारा जो अंतर है वो ये सिर्फ इतने का ही है एमकेएस और एसआई सिस्टम में। तो आगे का देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है ये हमारा ख़त्म हो गया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो हमारा जो है नेक्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट में जो आज का हमारा लास्ट है वो है वीमा डायमेंशन। वीमा भौतिक जो हमारी राशियां हैं उनको जब हम घात के रूप में लिखते हैं वो हमारी वीमा कहलाती है। और अभी हम आगे चल के इसके परिभाषा लिखने के बाद इसकी डिफिनेशन लिखने के बाद हम अब कई उदाहरण भी लेंगे वीमा के बारे में, और हम इससे आप भी सीख जाएंगे कि किसी भी राशि की वीमा कैसे निकाली जाती है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि वीमा हमारी है क्या। वीमा हमारी किसे क्या कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की मात्रक, देखिए बीमा फिर से हम आपको बता दें कि बीमा क्या है कि किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक है उसको जब हम घात के रूप में लिखते हैं वही हमारी बीमा कहलाती है। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को घात के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को वीमा या डायमेंशन कहते हैं। बस ये आपका लास्ट पॉइंट है। अब हम देख लेते हैं कुछ बीमाओं के बारे में एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि हमारा जो मूल राशि थी उसकी कुछ बीमाओं को देखते हैं, उसके बाद हमारी जो और भी हैं उनको डिराइव कर लेंगे बीमा में। तो देखते हैं जैसे कि इधर हम लिखते हैं मूल राशि उसका जो था मूल मात्रक, या आप पढ़ भी चुके होंगे तो आपको भी ये याद हो गया होगा। मूल मात्रक साथ में इसकी बीमा क्या है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि हमको जब डिराइव करें तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आइए जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं लंबाई। पूरा मूल राशि में देखिए कुछ को ही देखते हैं, उसी से आप समझ जाएंगे। लंबाई समय द्रव्यमान के बाद आपका ताप
ताप के बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जैसे लंबाई का जो मूल मात्रक था वो हमारा मीटर, ये आपको भी पता है, पढ़ा भी चुके हैं अभी भी जस्ट पीछे। समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का मात्रक केल्विन, किलोग्राम, ताप का मात्रक केल्विन। इसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर। अगर हम डायमेंशन में इसके संकेत को देखें तो जैसे कि लंबाई को हम लोग मीटर इसका मात्रक है, तो लंबाई का जो बीमा होगा वो एल होगा, एल होगा। समय की अगर मैं बात करूं तो टी, देखिए लेंथ एल, टी टाइम। इसी प्रकार मास, द्रव्यमान की अगर हम बीमा की बात करें, इसका जो इंडिकेशन है वो है मास। मास मीन्स मतलब द्रव्यमान। इसी प्रकार ताप की मैं बात करूं तो केल्विन, केल्विन, केल्विन तो के से भी आप दर्शा सकते हैं बीमा में, और अथवा थीटा से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विद्युत धारा की, जिसका मूल मात्रक है हमारा एम्पियर, अगर हम इसकी मैं बात करूं बीमा की, तो इसे आप ए से भी डिनोट कर सकते हैं और साथ में इसको आई से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कि किस चीज़ की बीमा क्या है, उसको कैसे लिखना है। तो इसके बाद में और चीज़ों को डिराइव करते हुए जल्दी से चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट का सेशन ये और रहने वाला है, तो ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, लिखते चलेंगे एग्जाम्पल, उसको हटाते चलेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, हर जगह हम क्षेत्रफल को ही पहला एग्जाम्पल रखते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्षेत्रफल को ही रखते हैं। जैसे कि आपने देखा क्षेत्रफल का जो हमारा मामला होता है वो हमारा होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर गुणित मीटर। तो हमारा क्षेत्रफल का जो मात्रक आया वो आया हमारा मीटर का स्क्वायर। अब भौतिक राशियों के मात्रक को जब हम घात के रूप में लिखते हैं उसको बीमा कहते हैं। तो भौतिक राशियों के जो मात्रक है, भौतिक राशियों को जो मात्रक हैं, जब उसको घात के रूप में हम लोग लिखते हैं तो उसको बीमा लिखते हैं। इसी प्रकार इसको अगर हम बात करें, इसको बीमा के रूप में लिखना हो तो हमको लिखना होगा एल का स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि m जो है वो 0 है, और किसी भी अगर न्यूमेरिक अगर मैं वैल्यू बात करूं, किसी के भी पावर अगर 0 होता है तो उसकी हमेशा जो मान आता है, जो उसका वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। हम यहाँ पे m के पावर 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 लिख रहे हैं, mLT। तो अगर हम m के बाद अगर l की बात करें तो यहाँ पे l की जो पावर है वो है 2, और साथ में यहाँ पे t हमारा समय हमारा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी t का जो मान रहने वाला है वो हमारा 0 रहने वाला है। तो साथ में देखिए इसका जो बीमा है आप एल स्क्वायर भी कह सकते हैं, अथवा m पे पावर 0, l पे पावर 2 एंड t पे पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ किसी भी ये या तो इस फॉर्म में आ जाएगा या तो इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m की पावर 0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपको द्रव्यमान देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए m पे पावर क्या है वो 0 है, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान हमारा नहीं है, और साथ में से समय भी हमारा यहाँ पे नहीं है। तो इसको आप लोग इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं या इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। वो आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, या एल स्क्वायर के फॉर्म में पूछ सकता है या इस फॉर्म में पूछ सकता है, m पे पावर 0 एंड l पे पावर 2 एंड t पे पावर 0। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा है उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा को देखते हैं। दूसरा आयतन को देख लेते हैं। आयतन
आयतन की मैं बात करूं तो आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिएगा कि हम कैसे इस चीज़ को डिराइव करते हैं, याद हमको भी नहीं है, हमको क्या है कि केवल डिराइव करना आता है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि मीटर का मीटर गुणते मीटर गुणते मीटर, तो इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मीटर गुणते मीटर गुणते मीटर, तो यहाँ पे कुल मीटरों की संख्या 3 है, इसीलिए मीटर पे पावर कितना हो जाएगा 3। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो मीटर को हमेशा जो शो किया जाता है वो एल के रूप में शो किया जाता है डायमेंशन में, तो एल पे पावर 3। अब आप इसका पावर कर देंगे। इसको आप अगर दूसरे फॉर्म की मैं बात करूं, अगर मैं इस फॉर्म की मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि इसमें मास नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी द्रव्यमान नहीं है, तो हम यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 0 होगी। साथ में आपको लेंथ दिख रहा है, तो लेंथ की जो वैल्यू है इसको आप बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे। और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कहीं पे भी इसमें कहीं पे भी समय का जो है वो कोई रोल नहीं है, तो t भी आपका 0 रहने वाला है। तो जो आपका बीमा निकल के आएगा वो m पे पावर 0, l पे पावर 3 है, t पे पावर 0 आएगा। इसके बाद तो 3-4 एग्जाम्पल ऐसे ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट को। दूसरा देखेंगे गति और बल। तो तीसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला आपको भी पता है, T बराबर m/v। m जहाँ पे है आपका द्रव्यमान बटे डिवाइडेड बाई आयतन। द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान का रूल यहाँ पे आ गया, तो द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पे पावर -3। ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम मीटर पे पावर -3। अगर हम इसके बीमा की मैं बात करूं तो बीमा किलोग्राम को m से शो करते हैं, तो m यहाँ पे कितने किलोग्राम है, सिर्फ 1 किलोग्राम की बात कही गई है, तो m पे पावर जो है वो हमारा 1 आएगा। और 1 को चाहे हम लिखे यहाँ पे या न लिखे, लेकिन m पे पावर वो 1 ही दिखेगा। और दूसरा अगर हम लेंथ की मैं बात करूँ तो क्या हमारा लेंथ अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे मीटर पे पावर -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा l पे पावर आने वाला है वो हमारा 3 आने वाला है। क्या यहाँ पे टाइम हमारा अवेलेबल है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे समय का कोई रोल नहीं है, तो जो टी पे पावर हमारा रहने वाला है वो है हमारा 0 रहने वाला है। इसलिए इसका बीमा जो है m पे पावर 1, m पे पावर चलिए 1 लिख देते हैं, और l पे पावर -3 एंड t पे पावर 0। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। द्रव्यमान की बात हम अपना देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चौथा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर जो होता है हमारा विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन को हम लोग मीटर में, मीटर, और समय को सेकंड में लिखते हैं। तो इसका जो वेग का जो मात्रक निकल के आएगा वो आएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करूं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, या मीटर सेकेंड पे पावर -1। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो मीटर को एल से शो करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m का मान जो है, देखिए द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, इसलिए m की वैल्यू जो है वो 0 रहने वाला है। किलोग्राम का कोई रोल नहीं है। अगर l की मैं बात करूं तो यहाँ पे l का रोल है, क्योंकि ये मीटर लिखा हुआ है और हमारा m जो है, मीटर जो है वो सिंगल है, तो यहाँ पे जो पावर लगने वाली है l पे वो 1 लगने वाली है। अगर हम t की मैं बात करूं, सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड है, अगर हम t की मैं बात करूं तो t पे जो पावर लगने वाली है वो -1 यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा पावर लगने वाली है वो m पे पावर 0, l पे पावर 1 एंड t पे पावर -1 होगा।
इसी प्रकार हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या डिराइव करके देख लीजिएगा। तो हमारा जो पांचवा उदाहरण है वो है हमारा चाल। चाल की अगर मैं बीमा की मैं बात करूं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं इसके बीमा की बात करूं तो जो वेग का हमारा बीमा है वही हमारा चाल का रहने वाला है। तो वेग का जो हमारा है बीमा m पे पावर 0 एंड l पे पावर 1 एंड t पे पावर -1 होता है। तो जो हमारा वेग का डायमेंशन होता है वही हमारा चाल का भी होता है। आइए हम जल्दी जल्दी ऐसे देख ले रहे हैं और आप लोग इसको डिराइव कर लीजिएगा। डिराइव करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाए तो आसान है। त्वरण की मैं बात करूं, a बराबर v/t। देखिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। अगर हम इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आपको डिराइव करना आसान हो। वेग परिवर्तन करिए, वेग परिवर्तन कहिए या वेग बटे समय, तो वेग लिख रहे हैं वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय। आप लोग इसको डिराइव कर लीजिएगा। हम इसका जो है बीमा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो m पे पावर, देखिए इसका जो मात्रक होता है वो आता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहीं पे भी किलोग्राम नहीं है तो ये 0 होगा। l की मैं बात करूं तो ये मीटर है सिंगल में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और t की मैं बात करूं तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो mlt पे पावर -2 त्वरण का डायमेंशन होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम बल की मैं बात करूं, देखिए बल बराबर ma। F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। यह जहाँ पे द्रव्यमान है ये हमारा एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका जो मात्रक आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका जो डायमेंशन आता है वो mlt पे पावर -2 आता है। इसका जो डायमेंशन आता है बल का वो आता है हमारा mlt पे पावर -2। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार त्वरण देख लिया हमने, बल देख लिया। अब हम ना एक दो पॉइंट उसको भी देख लेते हैं। बल के बाद अगर हम संवेग की बात करें, संवेग P बराबर mv। इसको P से डिनोट करते हैं तो P बराबर होता है mv। तो m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। तो इसका जो हमारा मात्रक होगा किलोग्राम डायरेक्ट में लिख दे रहे हैं आपको, यूनिट कह रहे हैं, क्या बोलते हैं डायमेंशन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इसको डिराइव कर लीजिएगा। तो संवेग का mlt पे पावर -1। देखिए संवेग का जो हमारा डायमेंशन होगा वो mlt पे पावर -1 होगा। और हम आपको डिराइव करना सिखा दिए हैं, कम से कम 6 या 7 में एग्जांपल देके आपको डिराइव करना सिखाए हैं। तो आप इसको डिराइव कर लीजिएगा। और इसका जो हमारा आएगा डायमेंशन वो आएगा mlt पे पावर -1। इसी प्रकार हम इम्पल्स को देख लेते हैं। इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। आवेग को डिनोट करते हैं आई मतलब होता है इम्पल्स। इसका भी जो हमारा अगर हम इसके फॉर्मूला की मैं बात करूं तो F इंटू डेल्टा टी होता है। ये हमारा बल होता है, ये हमारा समयांतराल होता है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करूं तो इसका भी डायमेंशन mlt पे पावर -1 होता है। आप नोट दे के ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि चलिए हम ही लिख देते हैं ताकि आपको समस्या न हो। आवेग और ये आपसे पूछा जाता है इसलिए इसको नोट पॉइंट करके हम लिखवा दे रहे हैं। आवेग और संवेग की विमा समान होती है। तो आवेग और संवेग की विमा समान होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा इसी का दूसरा टॉपिक गति और बल होगा। और जल्द ही जल्द आपके सामने ये मेरा सेशन भी उपलब्ध होगा आपके प्लेलिस्ट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये सेशन शुरू से लेकर अब तक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक हमारा ये सेशन, हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में फैलाएं। और
धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।